हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार फिर से आपके लिए रॉ टेक्निकल चैनल पर एक यूनिक जानकारी लेकर आया हूँ। और आज हम बात करेंगे आउटबाउंड प्रोसेस के बारे में, क्योंकि इनबाउंड प्रोसेस का वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप पहले इनबाउंड प्रोसेस को देखना, फिर आज आप इस वीडियो को आउटबाउंड प्रोसेस को समझ पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपका एक स्किप आपकी एक नॉलेज को कम कर सकता है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ के लिए क्रिएटिव वीडियो बना रहा है, किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहा है और आप उसको देख रहे हो तो पूरा ही ना देखो तो क्या फ़ायदा होगा उस वीडियो को देखकर समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आउटबाउंड प्रोसेस के बारे में कि आउटबाउंड प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है और आउटबाउंड प्रोसेस किस चीज़ के लिए होता है। तो हम बात करते हैं वेयर हाउस के लिए कि वेयर हाउस में जो काम होता है उसमें पहले आपने इनबाउंड प्रोसेस की वीडियो को देख लिया होगा, तो इनबाउंड प्रोसेस को समझ गए होंगे। अब उसी प्रोसेस में एक आउटबाउंड प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आउटबाउंड प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका वेयर हाउस है, आपका छोटी सी शॉप है, कुछ भी है, एनीथिंग, अगर आप उस चीज़ में आउटबाउंड कैसे करते हो, जब तक कोई आपके मटेरियल को परचेस नहीं करेगा, खरीदेगा ही नहीं, तो आप उस चीज़ के स्टॉक्स को रखोगे ही। क्योंकि जैसे कि हमारे पास मटेरियल स्टॉक्स होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मटेरियल को ऐसे ही उठा के कहीं देते जाओ, उसको ख़त्म करते जाओ। हर एक चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। आपके पास अगर 10 पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स हैं या फिर 1000 पार्ट्स हैं, कुछ भी हैं, तो स्टॉक्स अगर करके आप रखे हो तो उसको आप अगर कम करोगे, धीरे धीरे कम करोगे। कैसे कम करोगे कि आपका अगर रिक्वायरमेंट कहीं से आता है, चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर के लिए हो या चाहे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, कहीं से भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स पेपर आते हैं। क्योंकि अगर आपका वेयर हाउस है तो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे वो कस्टमर सेल के लिए हो। तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट पेपर आता है। अब वो रिक्वायरमेंट पेपर किस तरीके से आता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी ना कभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से परचेज किया होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा। तो आप जो परचेज करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑर्डर दिया और कहीं से उठ के आ जाता है, ऐसा तो नहीं है। उसमें बहुत से रूल होते हैं, बहुत से प्रोसीजर होता है जो कि फॉलो किया जाता है। तो वही चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लो आपका वेयर हाउस में आप इंचार्ज लेवल पे हो, आप या फिर आप किसी एक ऐसे लेवल पे हो जो कि आप वेयर हाउस के लिए काम कर रहे हो। तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पेपर आते हैं। रिक्वायरमेंट्स जैसे कि आपके पास 100 पार्ट्स हैं, 100 में से कोई एक ऐसा पार्ट्स है जो आपके पास 50 है। अब उसकी रिक्वायरमेंट मान लो 5 की रिक्वायरमेंट आ जाए कि ये पार्ट्स हमें, आपके पास जो 50 है उसमें से मुझे 5 पार्ट चाहिए, चाहे वो कस्टमर से रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसा तो है, दुकान तो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आप वेयर हाउस में हो तो आप एक कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हो। तो उसमें आपको ऐसा था नहीं, कस्टमर आया, पैसा दिया जी और आपसे मटेरियल लिया और चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से प्रोसेसर हैं जो आप फॉलो करोगे। तो रिक्वायरमेंट्स पेपर जो आए आपके, तो उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट क्वांटिटी तो दिया हुआ है कि हमें 5 पीस चाहिए, आपके 50 में से हमें 5 पीस चाहिए। तो आप उसके हिसाब से क्या करते हो, आप पहले उसको पैकिंग करते हो, पैकिंग करके रखते हो। फिर उसका जो होता है, हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्शन करवाना होता है। क्योंकि अगर आप किसी पार्ट को कहीं भेज रहे हो किसी को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को या फिर कस्टमर को, तो पैकिंग जब हो गया मटेरियल, तो इसका मतलब है कि आप उसको निकाल चुके हो, लोकेशन से कम कर चुके हो स्टॉक्स को। तो उस स्टॉक्स को अगर कम कर दिया, उस पार्ट में क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो अगर कहीं भेज रहे हो आप उसको, तो सबसे पहले आप उसको इंस्पेक्शन करवाते हो, चेक करवाते हो, क्वालिटी करवाते होता है, वो गुणवत्ता को चेक करवाते हो, वो चीज़ हमारा सही है कि इतने दिनों जो हमने स्टॉक में रखा था या फिर अभी स्टॉक में रखा था, क्या पता कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो इसलिए अगर कहीं भी आप उस चीज़ को आगे भेज रहे हो तो पहले आपको इंस्पेक्शन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले उसको इंस्पेक्शन करवाते हो। फिर इंस्पेक्शन जब हमारा ओके हो जाता है, जब हमारी क्वालिटी ओके हो जाती है, फिर हम उसको पैकिंग प्रक्रिया के लिए आगे भेजते हैं। अगर वो कस्टमर सेल के लिए जा रहा है और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है, आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद हम ऐसे डिपार्टमेंट को हम हैंड ओवर करते हैं जो कि मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग तक के लिए पहुंचा सकें। क्योंकि आप जो होते हो स्टोर से रिलेटेड वर्क ही कर सकते हो, स्टोर से आगे का जो प्रक्रिया होता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है, अलग काम प्रोसीजर बना होता है। आपका बस काम यही है कि जो आप स्टॉक की हो, अगर आप उसको अबाउट प्रोसेस से बाहर कर रहे हो तो आप उस चीज़ को सही तरीके से बाहर करो। पहले आपने पैकिंग किया, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाया, फिर आपने पैक कर दिया। अगर वो बाहर करना है तो आप सीधा सा लॉजिक समझो कि आप सीधा डिस्पैच कर रहे हो, आपको डिस्पैच करना है, डिस्पैच कर दिया जी। हमारा जो मेन काम था हमने वो करके दे दिया कि हमारे 50 में से हमने 5 को निकाला, 5 को चेक करवाया, 5 पीस को पैक करवाया और 5 पीस हैंड ओवर कर दिया।
इससे क्या हुआ कि आपका जो रूल प्रोसीजर फॉलो करना था वो इन्वेंट्री से भी बचत होती है। इससे क्या होता है कि आपका इन्वेंट्री भी सही तरीके से चलता है, आप इन्वेंट्री में भी आपको इस चीज़ से फायदे मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इस तीनों चीज़ को फॉलो करो, मान लिया जाए कि कोई इसमें बाईपास सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, 5 की जगह गलती से 6 आ गया हो, तो इन 3 प्रक्रियाओं में आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो। जैसे कि आपने पहले पिकिंग किया, क्या पता गलती से 6 पीस पिकिंग हो गया हो, आपकी 5 की रिक्वायरमेंट थी, तो आप अगर सीधा इसको डिस्पैच कर देते तो आपका वो 6 के 6 बाहर चला जाता, पता ही नहीं चलता कि आपको ये चीज़ 6 पे हमारा शॉर्ट कहाँ हुआ, और आपको इन्वेंट्री में हज़ारों हेडेक लेके जीना पड़ता कि ये पता नहीं यार कहाँ चला गया, ऐसा क्या हुआ जो हमारा ये स्टॉक्स कम हो गया। तो इस चीज़ को ही देखते हुए इन तीनों रूल को आप फॉलो करते होते कस्टमर को अच्छा मटेरियल भी प्राप्त होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी पार्ट की होती है, और तो और आपका इन्वेंट्री भी सही तरीके से बना रहता है। क्योंकि पिकिंग में आपने गलत काउंटिंग करी, कोई बात नहीं, अब वहाँ से हम आगे भी पकड़ने की रास्ते बना लिए हैं। इंस्पेक्शन के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स पेपर भी साथ में दिया, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 5 रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे 6 उनको दिखता है तो वहाँ पे भी उस चीज़ को होल्ड कर लिया जाता है कि अगर ये रिक्वायरमेंट 5 की है तो आप इसको 6 क्यों दे रहे हो। अगर इन केस कभी छूट जाए तो उसके आगे भी पैकिंग प्रक्रिया है कि पैकिंग करते वक्त आपको 5 पार्ट पैक करना, आप कैसे 6 पैक कर दोगे। तो कहीं भी तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पे वो चीज़ वो गलतियां पकड़ी गई तो आपका इन्वेंट्री में भी फायदा हुआ, ना इन्वेंट्री में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इन्वेंट्री से रिलेटेड जितना भी स्टॉक था हमारा सब बराबर हो गया, कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मटेरियल भी सही तरीके से चला गया, ना क्वालिटी ख़राब हुई, ना मटेरियल ख़राब हुआ, ना मटेरियल कम हुआ, ना मटेरियल ज़्यादा हुआ। जो जिसको जिस कंडीशंस में चाहिए था, अगर कस्टमर को चाहिए था तो कस्टमर को सही मिल गया, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सही पार्ट का हो गया। तो आप इस चीज़ को अगर फॉलो करोगे तो आपका इन्वेंट्री और ये काम करने के तरीके दोनों सही रहेंगे, दोनों को आप सही तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मैंने आउटबाउंड प्रोसेस के बारे में सही तरीके से समझा दिया। अगर आपको इनबाउंड प्रोसेस का वीडियो देखना होगा तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो, और इनबाउंड के बाद आउटबाउंड प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि एक्चुअली आउटबाउंड प्रोसेस क्यों फॉलो किया गया और किस लिए फॉलो किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे यूनिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।